नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हमने स्वॉट एनालिसिस को कवर किया था। आज की क्लास में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल पार्ट, जिसमें से माइक्रो एनवायरनमेंट सबसे पहले आता है, उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन सभी के अंदर एक एक पॉइंट्स को हम लेंगे और समझेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम माइक्रो एनवायरनमेंट का जब एनालिसिस करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, समझने के लिए एक पार्ट था इंटरनल एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर होता है, और एक पार्ट था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आपने फिर से दो पार्ट किए थे, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो एनवायरनमेंट? माइक्रो मीन्स स्मॉल एनवायरनमेंट, ओके, मैक्रो मीन्स लार्ज एनवायरनमेंट। ये एक जनरल सेंस निकलता है इन दोनों वर्ड से। तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट बाहर होता है। आप देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म लिख देता हूँ। ये इस बाउंड्री के अंदर का एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, और इस बाउंड्री के जस्ट बाहर आप क्या देखोगे, जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वो माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, और उसके बाहर मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे समझते हैं। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर के एनवायरनमेंट को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जस्ट बाहर जो है उसको माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, और जो दूर का एनवायरनमेंट होता है, जो बहुत बड़ा होता है, उसे हम मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट के कुछ दूसरे नाम भी हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम इमीडिएट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। एक और वर्ड है रेलिवेंट एनवायरनमेंट, वो भी हम कहते हैं। एक और वर्ड मैं यहाँ दे सकता हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट में आपकी बिजनेस फर्म भी आ जाती है, देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, और कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, बायर्स, तो एक इंडस्ट्री बन जाएगी। तो आप इसको इंडस्ट्री एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। आप इसको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर है। हम आज के डेट में बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के रूप में स्टडी करते हैं, बिकॉज ग्लोबल कंपटीशन है, मैनी सेलर्स, सो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। अब एक नाम और है जो बुक में दिया हुआ होता है, टास्क एनवायरनमेंट। टास्क एनवायरनमेंट कहने का अर्थ है कि बिजनेस का डे टू डे टास्क एंड एक्टिविटीज इस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है, और डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है। तो आप देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट के दूसरे नाम आपने देख लिए। इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट मीन्स जस्ट आउटसाइड जो एनवायरनमेंट होता है उसे आप इमीडिएट एनवायरनमेंट कहते हैं। रेलिवेंट एनवायरनमेंट, रेलिवेंट एनवायरनमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे काम का है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, वो रेलिवेंट एनवायरनमेंट होता है। देन इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, बिकॉज एक बिजनेस फर्म एंड उसके कॉम्पिटिटर्स एक इंडस्ट्री बनाते हैं, तो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट। और इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेलर्स हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बीच में आपस में राइवलरी चलती रहती है, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एंड फाइनली आप बोल रहे हो टास्क एनवायरनमेंट, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को डेली बेसिस पे कुछ काम करना पड़ता है, टास्क करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और वो एक्टिविटीज माइक्रो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। तो आप ये नाम ध्यान रख सकते हो। अब आप सभी जानते हो कि माइक्रो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन
डायरेक्टली एंड रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब डे टू डे बेसिस पे, डेली। ओके, तो माइक्रो एनवायरनमेंट का बिजनेस पे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली होता है एंड रेगुलरली होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो हम माइक्रो एनवायरनमेंट के डिफरेंट पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम सी लेते हैं। आपको मैंने एक वर्ड बताया था कॉस्मिक, तो सबसे पहले हमने ले लिया कस्टमर या कंज्यूमर। अब जब मैं कस्टमर या कंज्यूमर बोल रहा हूं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों वर्ड सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। कस्टमर इज एन इंडिविजुअल हु परचेज और बाइज द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी बट मे और मे नॉट कंज्यूम इट। कंज्यूमर इज द एंड पर्सन एंड इंडिविजुअल who finally consumes the product or services. So there is a marginal difference between the customer and consumer word. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है और वो ये है कि पीटर ड्रकर, ओके, इन्होंने क्या कहा था? पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि द मेन एम ऑफ द बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ any business is to create and retain customers. आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कस्टमर्स एंड रिटेन कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को क्रिएट कीजिए और उनको बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देकर आप उनको रिटेन करिए, आप उनको बनाए रखिए। तो ये जो बात कह रहे हैं पीटर ड्रकर, वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो गोल्स अचीव करती है वो कस्टमर्स के थ्रू अचीव करती है। कस्टमर की वजह से ही बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी बिजनेस को न्यू कस्टमर्स क्रिएट करने चाहिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको नहीं लूज करना चाहिए, उनको हमेशा बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज देकर बनाए रखना चाहिए। ये इनका कहना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखना, वहाँ पर कस्टमर वर्ड भी होगा, कंज्यूमर वर्ड भी होगा, लेकिन किसी भी बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर चाहिए। कंज्यूमर इज द एंड इंडिविजुअल जो फाइनली उसको कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कस्टमर लिखा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जाम है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि मार्केटर, आपकी बुक में लिखा हुआ है मार्केटर या मार्केटिंग पर्सन। कोई भी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और कंज्यूमर को अच्छा ऑब्जर्व कर सकता है, उसके प्रेफरेंस, उसके टेस्ट उसको अच्छा समझता है और कंज्यूमर की पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझते हुए वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करवाने में मदद करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन एम या मेन फोकस किस पे होता है? कस्टमर पर कि कंज्यूमर पर? तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर लिखा हुआ है आपकी बुक में कंज्यूमर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो आपको इस बार जो वर्ड मिला वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो देखिए ये कुछ इस तरह की बात है कि ये कंज्यूमर है जो सेंटर पर है और ये उससे ऊपर कस्टमर है, ओके, और उससे ऊपर अगर हम कहें तो बिजनेस है। आप देखिए कोई भी बिजनेस कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस सेल करता है और कस्टमर फाइनली हो सकता है उसे कंज्यूम करे या ना करे, लेकिन अल्टीमेट पर्सन कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंटर पोजीशन फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, बिजनेस किसे क्रिएट करना चाहता है? कस्टमर को, ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके और प्रॉफिट्स या अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। लेकिन
कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो किसे ध्यान में रख के बनाती है? फाइनल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, उसको ध्यान में रख के बनाती है। तो कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। कस्टमर और कंज्यूमर में जो मेन डिफरेंस है या जो दो क्वेश्चन बनते हैं वो दोनों आपको बता दिए, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कस्टमर एनालिसिस को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को किस लिए एनालिसिस कर रही है? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, और कस्टमर को सबसे अच्छा समझना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस के कस्टमर कौन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस को पता होना चाहिए हु आर देयर कस्टमर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप से यही पूछती है कि उनके कस्टमर कौन है, उन्हें जाना जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हु आर द कस्टमर्स, हु आर द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस। नाउ सेकंड चीज ये है कि कस्टमर्स हमसे क्या अपेक्षा रखता है, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट प्रोडक्ट्स दे नीड फ्रॉम अस। तो सेकंड बात ये हो गई, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम बिजनेस, यानी वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना, उनकी नीड को समझना। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट अल्टीमेटली कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। तो हम दो बातें समझ चुके हैं, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस। देन तीसरी जो चीज समझने की होती है वो ये, व्हाट आर देयर बाइंग बिहेवियर। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हो, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर होता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर या बाइंग पैटर्न भी बोल सकते हो आप, बाइंग पैटर्न। तो कस्टमर के बाइंग पैटर्न या बाइंग बिहेवियर को समझने का अर्थ ये है कि हमारा कस्टमर क्या फ्रीक्वेंटली कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कभी कभी खरीदता है। दैट मीन्स डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या हो सकता है कि ईयरली। और दूसरी बात ये कि वो क्या कैश में खरीद रहा है कि क्रेडिट में खरीद रहा है, वो क्या उसे परचेज करने में समर्थ है कि असमर्थ है। कस्टमर को खरीदने का तरीका बोल सकते हो, मोड ऑफ परचेज लाइक कैश और क्रेडिट एटसेट्रा। तो ये सब बाइंग पैटर्न के अंदर आता है। फाइनली स्टूडेंट्स, एक बात और लिख देते हैं हम कस्टमर्स के लिए, व्हाट आर देयर टेस्ट। कस्टमर का टेस्ट में आ रहे बदलाव, यानी उसके जो पसंद नापसंद में आ रहा बदलाव, व्हाट आर देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वो किसे इंपॉर्टेंस देते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ कस्टमर एनालिसिस पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हु आर द कस्टमर्स, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस, व्हाट आर देयर बाइंग बिहेवियर, and what are their taste and preferences. These are some questions which need to be addressed whenever we do customer analysis. तो ये हमारा पहला पॉइंट था माइक्रो एनवायरनमेंट का। सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहला पॉइंट हमने लिया कस्टमर, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं उसी सीक्वेंस में ले रहा हूं जो हमने कीवर्ड बनाया था, कॉस्मिक। C स्टैंड्स फॉर कस्टमर, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पीपल हु वर्क फॉर द बिजनेस एंड दे आर मोस्ट कंसर्न फॉर द बिजनेस। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कहने का अर्थ यहाँ पे कुछ लोगों के समूह से है, संगठन से है। अब ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज नथिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनालाइजिंग आवर सेल्फ। अपने आप को समझना है ना, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को समझे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में वो एक्सटर्नल एंटिटीज को समझे। अब ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स लेते हैं हम। आपकी बुक में लिखा हुआ है नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स। तो मैं यहाँ पर वो पॉइंट लिख रहा हूँ, नॉन स्पेसिफिक elements of the
ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट से आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको नॉन स्पेसिफिक समझ ना आए तो नॉन स्पेसिफिक किसे कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक मीन्स दोज थिंग्स विच आर जनरल। तो आप इसका दूसरा वर्ड लिख लीजिए, जनरल। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट इज द टाइप ऑफ ओनरशिप। ओनर्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि ओनर्स क्या चाहते हैं। ओनर्स आर दोज इंडिविजुअल्स लाइक शेयर होल्डर्स जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या कहें तो हित जुड़ा हुआ है। मेजर स्टेक, उनका हित सबसे ज्यादा बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है एंड बिजनेस के अच्छे चलने से या वेल बीइंग से वो सबसे ज्यादा कंसर्न है। दोज पीपल आर कॉल्ड ओनर्स। तो ओनर्स में मैं यहाँ पे मेनली लिख देता हूं शेयर होल्डर्स और अदर इंडिविजुअल्स who have the major stake in the business. Okay, major stake का मतलब हिंदी में लिख देता हूं हित in the business। अगर आप स्टेक वर्ड नहीं समझे तो इंटरेस्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। मेजर इंटरेस्ट, उनका एक रुचि होता है बिजनेस में, बिजनेस के चलने में सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ सेकंड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी एक्ट के अनुसार एक व्यवस्था है जो बिजनेस को चलाने के लिए यानी गवर्नेंस के लिए जरूरी है। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समझते हैं हम। यहां पर आप इसको इस तरह से समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है। यहां पे कंपनी का मैनेजमेंट है या कहें तो एग्जीक्यूटिव है जो डिसीजन लेते हैं, और एक तरफ ओनर्स हैं जिनमें मैं लिखूं तो शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स चाहता है कि बिजनेस उनके अनुसार चले क्योंकि उन्होंने उसमें पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, रिस्क ली है। और मैनेजमेंट जो डेली लेवल पे डिसीजन लेता है, बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है। इन दोनों में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। शेयर होल्डर के अनुसार मैनेजमेंट डिसीजन ले, यानी ओनर का कंट्रोल हो मैनेजमेंट पे, बिजनेस पे। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। यू कैन कॉल इट इज ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये हो गया बिजनेस का डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है बिजनेस का, कि शेयर होल्डर्स अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सके। सो डायरेक्टर्स को किसने इलेक्ट किया है? शेयर होल्डर्स ने। सो डेफिनेटली डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। उनकी जवाबदेही शेयर होल्डर्स के प्रति है। डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल, ओके, आंसरेबल। आप बोल सकते हो डायरेक्टर्स आर आंसरेबल। उनको जवाब देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स उनके मुताबिक, उनके अनुसार चलाए, एज पर देयर इंटरेस्ट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को गाइड करता है, दिशा दिखाता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द पावर ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल द पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है मैनेजमेंट को दी गई शक्तियों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना और उसे गाइड करना इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट की जवाबदेही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति है, ना कि शेयर होल्डर के प्रति। तो आपको ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का है। इसको हम कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं, यानी एक मैकेनिज्म या प्रणाली जिसके अनुसार एक कॉरपोरेट को चलाया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर्स हैं,
how many directors are executive directors, that means they have the share in the profit, and how many directors are independent directors, they don't have any shares, they are given compensation for their work। तो आपको ये समझना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से एरिया से हैं, क्या सभी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट का मतलब प्रोडक्ट एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, फाइनेंस के एक्सपर्ट, सोशल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, सभी तरह के एक्सपर्ट अगर हैं तो वो टीम अच्छी है और उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एक अच्छे तरीके से काम करेगा बिकॉज ऑफ द राइट लीडरशिप। तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एम्प्लॉई। एम्प्लॉई आप बोल सकते हो मेजर वर्कफोर्स हो गई, वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली जो शक्ति होती है वो एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय का स्किल्ड होना, कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं एंड कंपनी को अपनी वैल्यूएबल, मूल्यवान सर्विसेज देते हैं। तो इनका कॉम्पिटेंट होना, इनका नॉलेजेबल होना, इनका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज का कल्चर कैसा है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर इंडिविजुअल्स एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर ओन गोल्स, हैव देयर ओन नेचर, ओन बिलीफ। तो एम्प्लॉयज की अपने अपने गोल्स, अपने अपनी धारणाएं होती है और ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने गोल्स होते हैं। एम्प्लॉय के गोल्स क्या ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं कि नहीं, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कल्चर का अर्थ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड एम्प्लॉय के गोल मैच होना, आपस में मिलना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोग हम एक साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को भी स्टडी करना जरूरी है। कल्चर मीन्स बिलीफ, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, goals of the individuals and the organization, the work climate, how the employee feels, how they conduct themselves and how the work is done at day to day level। तो किस तरह से इनका काम करना है, क्या तौर तरीके हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स सप्लायर्स। ओके, सप्लायर को भी स्टडी कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन की इनपुट कॉस्ट को कौन इफेक्ट करता है? सप्लायर्स। सप्लायर्स डिटरमाइन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। सप्लायर्स डिटरमाइन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, जिसका अर्थ ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लायर्स होते हैं। मटेरियल के सप्लायर्स, मशीन के पार्ट्स के सप्लायर्स, मैन पावर सप्लायर्स, मनी के सप्लायर्स, ये सभी सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स एक जनरल वर्ड है जिसके अंदर सभी तरह के सप्लायर्स आ जाते हैं। यानी बिजनेस का जो भी इनपुट होता है ना, वो सप्लायर्स सप्लाई करते हैं। अब देखिए, सप्लायर्स पे डिपेंडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी बिजनेस में सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी कितनी है, वेदर द नंबर ऑफ सप्लायर्स आर मोर और लेस। अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा हैं किसी इंडस्ट्री में तो सप्लायर्स का बार्गेनिंग फोर्स कम होएगा। वो आपसे अपने सर्विस का या मटेरियल का जो कॉस्ट मांग रहे हैं वो कितना आपसे बार्गेन कर सकते हैं, उसका जो फोर्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सप्लायर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी कॉस्ट को डिसाइड करता है और कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो सप्लायर का बार्गेनिंग फोर्स कब कम हो जाता है? जब नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हों। और सप्लायर का बार्गेनिंग फोर्स कब कम हो जाता है? जब नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत कम हो। अगर किसी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत अधिक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अपना काम सप्लायर से करवा सकते हो। आज की डेट में काफ़ी कंपनीज आउटसोर्सिंग कर रही है, यानी अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़ उसकी जगह वो सप्लायर से वो काम करवा रही है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, पार्ले जी बिस्किट का। पार्ले जी बिस्किट जो है ये पार्ले का प्रोडक्ट है, लेकिन पार्ले खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। आपके बिस्किट के प्रोडक्ट पर आप देख सकते हैं कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं। पार्ले जी केवल मार्केटिंग कर रहा है उस प्रोडक्ट का और बनाने वाला कोई और है।
इसका मतलब ये है कि बिस्किट को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए वो पार्ले जी खुद नहीं कर रहा, ये एक्टिविटी उसने बाहर से आउटसोर्स कर ली है, जो उसको सस्ती पड़ रही है और आसान है उसका बिजनेस करना। आज की डेट में बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग का चलन है। मैनी कंपनीज आर डूइंग दिस, they are just doing marketing of the product, they are not manufacturing it. So in house activities को बंद करके बाहर से प्रोडक्ट लेना और ब्रांडिंग करना और उसको सेल करना। लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में सप्लायर्स की संख्या बहुत कम है, सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तब आपको ये सोचना पड़ता है कि हम क्या वो बिजनेस फंक्शन इन हाउस करें कि नहीं करें। तो सप्लायर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड मैनी अदर इनपुट्स दैट इज डिपेंडेंट ऑन सप्लायर्स। सो सप्लायर्स नीड टू बी एनालाइज्ड very carefully in any industry. So suppliers determine the decision, major decision, whether we do that activity in-house or outsource. क्या वो एक्टिविटी हम खुद कर लें, इन हाउस करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करें या आउटसोर्सिंग कर लें. That depends upon the situation of the suppliers in the industry. Now the next point is market. तो स्टूडेंट्स अब हम माइक्रो एनवायरनमेंट में मार्केट को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं. मार्केट, ओके स्टूडेंट्स, मार्केट इज ए जनरल वर्ड which may be used in different context at different places. आपके इकोनॉमिक्स में मार्केट का अर्थ एक सिचुएशन से है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, whatever you study. So in economics you study the market in terms of number of sellers, entry barriers, exit barriers, products के बारे में, homogeneous products or not, इस तरह से आप स्टडी करते हो. In general sense, we say that market is the place where exchange takes place between the buyer and seller. तो आप मार्केट को एक प्लेस के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पर हमारा मार्केट कहने का अर्थ एक कस्टमर के ग्रुप से है और साथ ही साथ एक सिस्टम से है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस कर रही है, अपना प्रोडक्ट दे रही है. तो मार्केट को स्टडी करते समय कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट साइज. ओके, साइज ऑफ द मार्केट. यहाँ पे दो तरह से स्टडी होती है, करंट साइज एंड फ्यूचर साइज. आज की डेट में मार्केट का साइज कितना है, हाउ मेनी कस्टमर्स, और फ्यूचर के अंदर उसके ग्रोथ होने की क्या चांस है, मार्केट ग्रोथ रेट. मार्केट साइज के अलावा हमने यहाँ लिख दिया मार्केट ग्रोथ रेट. उसके अलावा और जो पॉइंट्स है जो यहाँ पर आपको समझने चाहिए वो ये कि कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या आ रही है. हर मार्केट में एक लागत होती है, कॉस्ट होती है मार्केट को चलाने के लिए. तो आपको उस मार्केट में कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए. टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो मार्केट में टेक्नोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस है और टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तो टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर लिखा है. उसके अलावा कोई मार्केट में जो कस्टमर्स होते हैं क्या वो प्राइस सेंसिटिव है या रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. कंपनी की स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर होती है. तो प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, प्राइस sensitivity of the market, that is also very important. And finally I will write the distribution system. एक मार्केट में प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है. लाइक आप बोल सकते हो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये भी हो सकता है. आज की डेट में आप बड़े बड़े स्टोर्स देखते हो लाइक रिलायंस स्टोर, बिग बाजार एटसेट्रा, और ऑनलाइन स्टोर्स भी है, फ्लिपकार्ट, अमेजन. तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. So students, these were some points that need to be analyzed while doing market analysis. आपको मार्केट एनालिसिस में जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना है इम्पोर्टेंटली वो आपके सामने हैं. और कोई भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट की साइज, मार्केट की ग्रोथ रेट, मार्केट की कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट
इज आई, आई मीन्स इंटरमीडियरी, आप बोल सकते हो इंटरमीडियरी। Intermediaries are very powerful in today's business environment. Intermediaries means all those entities who comes between the manufacturer and the consumer. यानी जो खुद कुछ नहीं बनाते हैं लेकिन बिजनेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। आप सभी फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट इन सबको अच्छी तरह जानते हैं। ये ऑनलाइन रिटेलर्स है जिन्हें हम ई टेलर्स भी कहते हैं और इनकी साइज बहुत बड़ी है। साथ ही साथ आपको वॉलमार्ट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी नज़र आएगी जो बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदती है मैन्युफैक्चरर से, और इनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहां से कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है। सो इंटरमीडियरीज आर वेरी पावरफुल नाउडेज एंड समटाइम्स कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर because these intermediaries they make their own brands। वो क्या करते हैं कि किसी से मटेरियल खरीद लेते हैं और अपना ब्रांड का यूज करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, दे आर बेसिकली ब्रांडिंग। तो कंज्यूमर को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट किसने मैन्युफैक्चर किया। तो आज की डेट में इंटरमीडियरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द फाइनल सी इज कॉम्पिटिटर। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, ओके, इसको समझना तो जरूरी है ही, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपको दो तरह से कम्पीट करते हैं। एक तरफ वो आपके मार्केट शेयर को प्रभावित करते हैं, आपके कस्टमर को प्रभावित करते हैं, और दूसरी तरफ आपके रिसोर्सेज, आपके इनपुट्स की अवेलेबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज पे बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स को समझते समय किसी भी इंडस्ट्री को ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, हु आर द कॉम्पिटिटर्स। जिस तरह से हमने कस्टमर को समझा है उसी तरह से कॉम्पिटिटर को समझना बहुत जरूरी है। एंड कॉम्पिटिटर्स किस तरह के हैं, किसी भी बिजनेस के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो हैं जो आपके जैसा प्रोडक्ट ही ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट वाले के लिए दूसरा रेस्टोरेंट वाला डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? हो सकता है एक सिनेमा हॉल वाला हो, बिकॉज कोई भी कस्टमर जिसके पास जो एफ्लुएंट इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, जिसको वो स्पेंड करता है, वीकेंड पे मूवी देखता है या रेस्टोरेंट में जाता है, तो अगर वो रेस्टोरेंट में जाएगा तो एक रेस्टोरेंट वाले के लिए जो कॉम्पिटिटर होगा वो दूसरा रेस्टोरेंट वाला होगा। लेकिन हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट की जगह मूवी देखने जाए तो डेफिनेटली उसका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर सिनेमा हॉल वाला होगा। तो ये जस्ट आपको समझना जरूरी है। कोई भी बिजनेस में दो तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स को समझने का एक और नज़रिया होता है, लाइक हु आर द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स एंड हु आर द वीक कॉम्पिटिटर्स। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाएगी तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी। तो किसी भी बिजनेस को अपने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर पता होने भी जरूरी है। अब ये भी जानना जरूरी है कि कॉम्पिटिटर्स के क्या गोल हैं, गोल ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, वो क्या चाहते हैं, साथ ही साथ उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, गोल्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते समय कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट तरीके से स्टडी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर समझ होती है कंपटीशन एनवायरनमेंट की, ताकि वो बेटर फंक्शन कर सके। स्टूडेंट्स, ये था माइक्रो एनवायरनमेंट का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।